वेलकम टू अवर 6th एपिसोड रियल टॉक विद विकास सिंह। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। रीजन दैट कि आज की एपिसोड में आपको एक्चुअल पता चलेगा कि सोरिंग बनने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आज के एपिसोड में आपको ये पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर सच में स्कैम लोग क्यों समझते हैं और क्यों बोलते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, आपको एक ऐसी स्ट्रगल जानने मिलेगी जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी, और सिर्फ इंस्पायर नहीं करेगी, आपको खुद मोटिवेट करेगी कि आप भी अपने लाइफ में ग्रो कर सको, आगे बढ़ सको और अपनी सारी लेवल्स को अचीव कर सको। उसके साथ साथ आपको सीखने मिलेगा कि कैसे बहुत सारी प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत आने के बाद भी क्या माइंडसेट रखना चाहिए जिससे हमारा ग्रोथ हो सके, जिससे हम आगे बढ़ सके। सो इस एपिसोड को पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखना। एंड डू वन मोर थिंग, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे या इससे पहले जो भी एपिसोड्स आपको अच्छे लगे हैं, डू शेयर इन योर टीम। अपनी टीम में शेयर करो एंड उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो। ओके, बाकी स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को। सो साकिब भाई, आप अभी सोरिंग मैनेजर हो, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का सपना होता है सोरिंग मैनेजर करने का और ग्रो करने का। तो आप जब सोरिंग मैनेजर कर रहे थे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ, कहाँ क्या क्या दिक्कतें आई, जो आप बताना चाहते हो? सोरिंग मैनेजर करने टाइम देखिए, स्पेसिफिकली अगर कोई बंदा अगर अपना सोरिंग का प्लान कर रहा है तो जो गलतियां हमने की उस गलती से मैं बताऊंगा, फ्रंट रिक्रूटमेंट मत छोड़ना भाई, उसको कंटिन्यू रखो। क्योंकि मेरे फ्रंट में ना 4 मैनेजर बहुत इजीली बन गए थे विद द फ्लो, क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियली मैंने अच्छे से रिक्रूटमेंट किए। लेकिन आफ्टर मैनेजर ना कहीं टीम में ना लोग थे, नॉन मैनेजर अच्छी हो रही थी, तो उस रीज़न से रिक्रूटमेंट में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन जब चारों फ्रंट में मैनेजर्स बन गए ना, तो उस टाइम एक मैनेजर बच रहा था सोरिंग मैनेजर के लिए। और जो लोग सोरिंग मैनेजर की रेस में, उनको पता है एक मैनेजर बहुत दर्द देता है तो उस टाइम मेरे पास नॉन मैनेजर में उतने लोग थे नहीं। तो मेरे को जो मेन चैलेंज आया था ना, तो फिर से जीरो से स्टार्ट करके नॉन मैनेजर बिल्ड करनी पड़ी थी। अच्छा, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं थी, नए लोगों को लाया, और जब उनको बिल्ड करने गया ना, तो शुरुआत में तुरंत लोग बिल्ड नहीं होते, कम से कम 6 महीना हर बंदे को लगता है। तो फिर वो जो टाइम मेरा वेस्ट हुआ ना, उस टाइम को अगर पहले ही मैं रिक्रूटमेंट कर लेता ना, तो वो टाइम मेरा बच जाता। तो मेन चैलेंज मेरे को यही आया था कि जो जीरो से शुरू करना पड़ा था ना, क्योंकि अब एएस लेवल पे कोई भी इंसान काम कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पता है हाँ भाई इनिशियल एफर्ट तो डालना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन मैनेजर, सीनियर मैनेजर, क्योंकि उस टाइम चेक भी अच्छा आ रहा था, 4 मैनेजर फ्रंट में थे, तो उस टाइम ना थोड़ा सा काम कर रहा, मतलब ऑब्वियस सी बात है इनिशियली स्टार्टिंग में इंसान अच्छे से अर्निंग करना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा कंफर्ट सबके लाइफ में आता है। तो मेरे लाइफ में भी वो चीज़ आई। तो शुरुआत में जब पैसे के साथ साथ मेहनत करने की जरूरत पड़ी ना, तो उस टाइम वो चीज़ की आदत थी नहीं, क्योंकि पैसा नहीं था तो मेहनत कर रहे थे, पता है पैसा कमाना है। आज पैसा है तो फिर मेहनत करने में थोड़ा सा लगा भाई कैसे करे, नहीं करे। तो फिर वो शुरुआत से, जब शुरू से पूरी इस चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ी ना, फिर से बिल्ड करना पड़ा, तो वो गलती थी मेरी। अगर नहीं करता तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो सबको मैं यही बोलूँगा कि मेहनत करते आ रहे हो भाई, सब चीज़ एक साइड रखो, लेकिन रिक्रूटमेंट मत छोड़ना। लोगों को अपने साथ बिल्ड करते चलो, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे फ्रंट में मैनेजर बने तो सीसी फिर कम हो जाए। तो वैसे एक चीज़ है, जैसे आपने बताया कि भाई आप कर रहे थे, हुआ, पैसा आने लगा, कंफर्ट आ गया, तो अगर कोई इंसान को वैसे भी आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए जिससे वो पैसे की जगह अपने काम पे ध्यान दे? मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट चीज़ रहती है ना, कि जब एक गोल इंसान का कंप्लीट हो जाए, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एएस से मैनेजर बना, तो मेरा जो मेन फोकस गोल था वो ये था कि जो फैमिली के ऊपर कर्जे चल रहे हैं, जो लोन चल रहा है, उसको ख़त्म करना। तो जैसे ही लोन वाली चीज़ सॉर्ट आउट हुई ना, तो काइंड ऑफ माइंड में ना एक कम्फर्ट आ गया। तो वहाँ पे मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसे इंसान का एक गोल कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसको मतलब दूसरे गोल के लिए दोबारा अपने आप को पुशअप करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेटर है या तो आप फॉरएवर के इंसेंटिव्स चेस कर लो, या तो अपना गोल है वो सेकंड कर लो, फिर दूसरा गोल आप चूज करो जो नेक्स्ट पहले वाले से ज़्यादा बड़ा हो। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल भाई कि मेरा एक गोल था कि हाँ मेरे को XYZ एक इनकम तक पहुँचना है। तो अब मैं उस इनकम तक पहुंचा, तो ऐसा नहीं कि मैं वहां पे सेटल डाउन हो जाऊँ कि हाँ भाई बस हो गया। अब वहां से ना मेरे को अब नेक्स्ट टारगेट करना पड़ेगा कि हाँ अब मैं इस इनकम पे हूँ, अब मेरे को महीने का 10 लाख 15 लाख रुपए में जाना है। तो मेरे को अब एक्शंस भी बढ़ाने पड़ेंगे और गोल भी बड़ा करना पड़ेगा कि एक्शंस फिर उस हिसाब से होने लगे। तो एक गोल कंप्लीट हो तो नेक्स्ट गोल को तुरंत डिसाइड कर लो और पहले वाले से ज्यादा बड़ा करो, तो फिर कभी चीजें लेफ्ट आउट नहीं होगी।
बट यार एक दिक्कत होता है, मतलब जो जैसे मेरे साथ भी इनिशियली होता था कि गोल हम बोलते हैं और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी है गोल्स करके, बट बहुत लोग गोल बना ही नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल गोल होता कैसे। तो आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए गोल्स? मेरे हिसाब से मतलब एकदम रियलिटी में मैं बताऊं, ग्राउंड लेवल में, तो गोल का मतलब आप किसी बंदे को अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो या किसी अपने ऐसे अपलाइन को देख रहे हो जो कुछ लाइफ में तुमसे बेटर कर रहा है, तो वो जो चीज़ कर रहा है भाई उसको गोल बना लो। क्लियर। जैसे ईशान भाई ने एक गोल बनाया था इस साल का कि मुझे जीएलटी करना है, तो वो जीएलटी गोल उनका था, उसको देख के उनकी पूरी टीम में मोटिवेशन आया सब कोई काम करने लगे। हाँ, और अब सबके अंदर है कि भाई हमें भी जीएलटी करना है करके। बिल्कुल बढ़िया। तो आपको क्या मोटिवेट करता है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है काम करने के लिए? स्पेसिफिक आप मतलब किस तरीके से, काम के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? दोनों के लिए, काम के लिए हो गया, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हो गया। काम में मेरे को एक ही चीज मोटिवेट करती है कि टॉप में अकेले नहीं रहना भाई, लोग चाहिए। जब अपन खड़े रहे ना तो साथ में अपने लोग रहे जो शुरुआत से साथ में थे, क्योंकि जो शुरू से साथ में थे ना वो आखिर में भी साथ में चाहिए, कंधे से कंधे मिला करके। सही पीछे कोई नहीं चाहिए। और अकेले रहने का भी मजा ही नहीं है उतना। हाँ, अकेले रहने का मजा भी नहीं है, क्योंकि ईशान भाई बोलते हैं ना, करेंगे तो सब साथ में करेंगे, तो फिर साथ में चाहिए लोग। सही, यही चीज मोटिवेट करती है भाई। सही बात है। अच्छा, पहले की लाइफ कैसी थी, फॉरएवर से पहले की, और क्या जर्नी? वो लाइफ नहीं थी वो बस मतलब काइंड ऑफ आप समझ लो वो जिंदगी थी जो बस चल रही थी। अच्छा, दाल चावल बोलते हैं ना, मतलब 4 दीवारी का घर और 2 टाइम का खाना, बस चल रही थी जिंदगी। सही है। तो उस टाइम का कुछ क्या स्ट्रगल था, क्या जिंदगी थी, कैसे फॉरएवर मिला? मतलब उस टाइम का स्ट्रगल काइंड ऑफ कि उस टाइम ना मेरे को 1000 रुपए के ये जूते भी लेने में ना सोचना पड़ता था। मतलब मैं रांची से बिलोंग करता हूँ, तो रांची में ना एक सैनिक मार्केट है, तो मेरे दुकान से बाजू में ही वो था। तो वहाँ पे ना मतलब अगर आपके पास 500 रुपये है तो आपको अच्छे जूते मिल जाएंगे। तो उस टाइम साला 500 रुपये भी नहीं होता था कि मैं वो जूते खरीद पाऊँ। मतलब कभी कभी ऐसा होता था, क्योंकि जिस शॉप में मैं था, प्लास्टिक की शॉप में, डिस्पोजेबल की, तो वहाँ पे मैं जब जाता था तो मतलब एक टाइम एक चीज़ मेरे को याद है अभी भी कि एक बार ऐसा हुआ ना कि मेरे पास जूते जो थे मेरे फेवरेट जूते थे और वो ना नीचे से घिस गए थे। बरसात का मौसम था, थोड़ा सा पानी वानी जूते में चला जाता था, तो मैं प्लास्टिक पहन के ऊपर से मोजा पहन के जूते पहनता था। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं थे। मेरे को लगता था हाँ भाई चलो मंथ एंड जब आएगा पैसे, मेरे को सैलरी मिलेगी तो जा करके मैं 500 रुपये के जूते ले लूंगा। तो उस टाइम ऐसा था कि 500 रुपये के लिए भी सोचना पड़ता था कि एक जूता चाहिए मेरे को। तो उसके लिए भी 500 रुपये जमा करना पड़ता था टाइम निकाल करके कि हाँ भाई ये खर्चे थोड़े साइड रखने पड़ेंगे। और 15 दिन अगर बिना नेट का भी चले, क्योंकि उस टाइम 5,000 रुपये में 6,000 रुपये में 5,000 रुपये घर पे देता था। 1,000 रुपये जो बचते थे वो मेरे पूरे महीने के खर्चे थे। अच्छा। तो फिर उसी में मेरे को मतलब 50% अपना अमाउंट रखना पड़ेगा तो जा करके मैं जूते खरीद सकता हूँ। तो वो वाली चीज़ होती थी। तो ये बहुत हिट करता है आज भी। सही बात है। कहाँ से कहाँ तक आ गए आज तो खैर भाई ऊपर वाला सब करवा रहा है। सही बात है। जैसे 6,000 रुपये मंथली इनकम थी ना, 6,000 में 5,000 घर पे, तो घर पे आप अकेली अर्निंग सोर्स थे या कोई और? नहीं, पापा थे। पापा भी करते, लेकिन उनके पास साथ भी लोन्स वगैरह का चल रहा था। तो मेरा मतलब एक ही चीज़ था कि मेरे को ना जब मेरी एज हुई 18 तो मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मेरे को खुद का खर्चा खुद से ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि ना लोगों को ना मैच्योरिटी आना एक एज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अब हो गया, अब खुद से ही करना है। पापा की जो जिम्मेदारी है वो उस चीज़ को निभा रहे, क्योंकि मेरे पापा से मेरे को कभी भी कोई शिकायत नहीं रही। उनके बस में जितना था ना उनसे ने मेरे पापा ने उससे मेरे को लगता है 100 गुना ज़्यादा ही हमको करके दिया। अच्छी लर्निंग्स दी, अच्छा बिहेवियर सिखाया, लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है वो सिखाया। बाकी पैसा तो हर इंसान खुद से कमाना सीखता है। तो मेरे पापा के साइड से तो मेरे को कभी कोई शिकायत नहीं रही। बाकी सपोर्ट हमेशा रहा। फॉरएवर के लिए थोड़ा सा नहीं था लेकिन बाकी चीज़ों में हमेशा वो मेरे लिए खड़े रहे। फॉरएवर जब स्टार्ट करते तब क्या बोले पापा? मतलब पापा मतलब मैं मम्मी के थ्रू बोला था। मैं तेज था थोड़ा सा ना बचपन से तो मतलब मेरी ना मम्मी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है शुरू से। पापा से हर लड़के का होता है, पापा से उतनी बातचीत नहीं होता है। तो अभी तो पापा से मतलब अब ग्रो हो गया, थोड़ा माइंड डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया, तो पापा से बातचीत अच्छे से होती है। लेकिन शुरू में वैसा नहीं था। मम्मी से बॉन्डिंग अच्छी थी क्योंकि पापा को बचपन से सुबह उठता था, पापा दुकान में, रात में
जब फ्री होता था, सोने का टाइम होता था तो पापा आते थे घर, तो उतना ज़्यादा पापा से कभी कनेक्टेड हो ही नहीं पाया। तो मैं मम्मी के थ्रू बात रखा था कि ऐसा ऐसा है। तो पापा वही जो सबके पापा बोलते हैं, कैसा होगा नहीं होगा, पढ़ाई में इसको बोलो ध्यान देने। तो शुरुआत में तो पापा भी मना किए, लेकिन जब मम्मी मानी तो फिर पापा भी मान गए। जैसे रायपुर आने के टाइम में मम्मी पापा से ही पूछी कि जाना चाह रहा है, पापा साफ मना कर दिए थे। नहीं, फिर मम्मी को मैं इमोशनल टच दिया कि यहाँ पर पापा मेरे को अगर रोक दीजिएगा रायपुर आने से तो मेरे को लगेगा कि मेरे माँ बाप मेरे को कामयाब होने से रोक दिए। तो 6 महीना का मेरे को टाइम दी, तो वो 6 महीना आज 4.5 साल में बदल गया। सोचो अगर वो बात नहीं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो घर पे डिसीजन ही नहीं बना पाते, बोल नहीं पाते, अगर आप बोलते ही नहीं घर पे तो बाप कितना लॉस होता। सही बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने सुना है, ठीक है, कि आप अपने मामा के साथ ज्वाइन क्यों? कौन है मामा आपके? मेरे मामा है कटप्पा। मेरे मामा मतलब एज एन रिलेशन फैज सर मेरे मामा लगते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी मम्मी उनकी सिस्टर लगती है, तो मामा है फैज सर मेरे। मामा मामू बना दिया मेरे को। 2cc करवा के खुश हूँ। अच्छे मामा है, बढ़िया है। सबको ऐसे मामा मिले। हाँ, सबको मिले भाई। सही बात बढ़िया है। बट एज में कौन बड़ा है, आप या वो? एज में मैं बड़ा हूँ फैज भाई से 1 साल। 1 साल बड़े, बट मामा। शादी भी होने वाली उनकी, बताओ। सही है, बढ़िया, अच्छी बात है यार। तो जैसे जब फॉरएवर स्टार्ट कर रहे थे, फॉरएवर स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना, डाउट, फेक फ्रॉड होगा नहीं होगा, तो आपको नहीं आया? नहीं, मेरे को ना एक चीज़ कब आज भी समझ में नहीं आई कि फॉरएवर जब मैं देखा तो मेरे को डाउट क्यों नहीं आया। मतलब मैं फॉरएवर जब देखा था ना, क्योंकि मैं देखा था कृष्णा सर की वीडियो, और उस टाइम ना लाइफ में बहुत सारी दिक्कत चल रही थी। लाइफ में मेरे को था कि हाँ भाई ग्रो होना है। तो कृष्णा सर को जब मैं देखा ना तो मेरे अंदर ना अलग पागलपन आ गया था कि साला 21 साल की एज में एक बंदा आ करके बोल रहा है कि मैं 7 लाख रुपए कमा रहा हूँ, और मैं यहाँ 6,000 रुपए भी मेरे को टाइम से नहीं मिल रहे। तो कैसे, अगर वो कर सकता है तो मेरे लिए भी तो पॉसिबल है वो चीज़। तो शुरू से ना एक सेल्फ बिलीव था कि हाँ भाई कर लूंगा। बस दिक्कत हुई थोड़ी सी 2cc करने के टाइम में, थोड़ी सी क्या भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। डिप्रेशन में ही था। जब प्रोडक्ट भी सेल किए थे कि अपना 2cc का? प्रोडक्ट में मतलब 30,000 रुपए में उस टाइम 2cc होती थी, तो 30,000 में अप्रॉक्स 15-16 हज़ार रुपए के मैं प्रोडक्ट सेल किया था। कैसे हुए थे वो मेरे को नहीं पता, बस हो गए थे। बोलते चाह वहाँ रहा है। हाँ, वो चीज़ तो है। बढ़िया है। तो जैसे आप नेटो मार्केटिंग ज्वाइन किए, फॉरएवर ज्वाइन किए, बहुत सारे लोग बोलते हैं नेटो मार्केटिंग स्कैम होता है, सपने बेचने वाला काम है, आपका क्या ओपिनियन है? मानता हूँ मैं, सपने बेचते लेकिन पूरा भी करवाते हैं। क्योंकि सपने, देखो लाइफ में जो चीज़ मैं फील करता हूँ, स्कूल में अगर मेरे स्कूल में मेरे को और बड़े सपने दिखाए जाते ना तो मैं लाइफ में आज और ग्रो करता। क्योंकि हर इंसान सपने दिखाने की हिम्मत नहीं रखता है। आप किसी जॉब में जाओ, आपको क्या सपना दिखाएंगे कि तुम भी एक दिन मैनेजर के पोस्ट में रहोगे। लेकिन यहाँ पे आज मतलब ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा है। मैं ये फील करता हूँ कि जो इंसान महीने का 6,000 रुपये कमाता था, आज वो इंसान ये भी सोचता है कि 5 साल के बाद क्या पता मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए की मेरी वेल्थ रहे। तो सपने दिखाते तो है, लेकिन सपना पूरा कराने के लिए ना लोग साथ खड़े यहाँ पर। अगर फैज भाई ने मेरे को सपने दिखाए या फिर आपने इनिशियली मेरे को बहुत गाइड किया तो भाई आप लोग थे, इसीलिए आज वो चीजें पूरी हो पाई। अगर नहीं होते अपलाइंस ना, तो बस सपने दिखा देते तो कुछ नहीं होता। सपने दिखाए, रास्ता भी दिखाए, रास्ता भी दिखाए। और रास्ता क्या दिखाए भाई, साथ में चले। जब भी डाउनफॉल तो खैर टचवुड नहीं आया अभी तक, तो जब भी कोई दिक्कत आई या फिर जब भी रास्ते से इंसान भटका तो हमेशा गाइड किया गया, और राइट गोल के लिए क्या चीज़ों पे राइट फोकस करना है वो सिखाने के लिए लोग थे। तो सपना तो दिखाते हैं लेकिन पूरा भी कराते हैं। सपने से याद आया, एक वो किस्सा जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा लीड वाली का। वो बहुत फेमस किस्सा है, एक्स्ट्रा लीड जहाँ से अंकित अग्रवाल आया। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? मैं अपने टीम में बोलता हूँ ना कि गलतियाँ मतलब अगर आप गलती करते हो तो चलो इंसान भूल सकता है, लेकिन आप कुछ ऐसा करते हो ना कि जो लोगों के लिए एग्जाम्पल है तो वो फिर भूला नहीं जाता, एग्जाम्पल्स दिया जाता है। तो इनिशियली जब मैं रायपुर आया था तो मैं ना कॉलिंग्स वगैरह करता था, तो स्टार्टिंग में मेरे को उतना रिजल्ट नहीं आता था। तो इनिशियली लगभग 20 दिन के आसपास मैं कॉलिंग किया, और ऐसा नहीं था कॉलिंग कम करता था, 70 80 90 कॉलिंग मैं करता था। क्योंकि मेरे अंदर भाई, आप बोलोगे कि भाई आपको गाना गाने अच्छे से आता, नहीं आता है। पढ़ाई में अच्छे थे, बेकार था बिल्कुल। डांस आती है, नहीं आती है। बस मेरे अंदर एक ही चीज़ थी कि भाई मेरे को मेहनत करने आती थी।
और मैं जब रायपुर आया ना तो ऐसा नहीं कि 20 दिन में कॉलिंग नहीं किया, 70 80 90 कॉलिंग कर भी रहा था, लेकिन ना इनरोलमेंट्स नहीं निकल रहे थे। तो जैसे एनरोलमेंट नहीं निकलता है, सॉरी इंटरप्ट किया, अगर एनरोलमेंट नहीं निकलता है तो लोगों को अभी की डेट पे जो हमारे अभी के लोग हैं, पैसे नहीं है सर, नहीं हो पा रहा है, कैसे करे क्या करे, तो आपको नहीं आता था? आता तो था, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं आता था, लेकिन वही है ना कि प्लान भी फॉरएवर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। अगर मैं फॉरएवर नहीं करता ना तो मेरे को घर जाना पड़ता और मैं उस दुकान में दोबारा नहीं बैठना चाहता। वो कुर्सी मेरे को डराती है आज भी, दुकान वाली, तो वहाँ दोबारा नहीं जाना था। तो जो भी चल रहा था, चलो आ रहा था रिजेक्शन, क्योंकि ना मैं माइंडसेट के ऊपर लर्निंग करता था, मेरा माइंडसेट स्ट्रांग था कि भाई लगेगा टाइम लेकिन हो जाएगा, और अपलाइन भी तो था ताबड़तोड़। बात भी सही है। तो फैज़ भाई थे हमेशा बताने के लिए। तो मेरे को याद है जब 20 दिन तक एनरोलमेंट नहीं निकले तो 12 बजने के बाद 21 तारीख हो गया, तो 21 तारीख को रात के 2 बजे मैं फैज़ भाई को कॉल किया एंड ऐसे कि भाई मेरे को लगता है ना कि कुछ और करते, क्योंकि बीच में एफिलेट भी थोड़ा चल रहा था। बोला भाई एफिलेट करते हैं, नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो फैज़ भाई मेरे को मना नहीं किए कि नहीं ऐसा नहीं कि एफिलेट नहीं करते, वो बोले कि एक दिन ट्राई कर, नहीं हुआ तो दोनों वही कर लेंगे। तो मैं बोला कि ठीक है भाई। तो उस दिन ना फैज़ भाई मतलब अपने कॉलेज के काम से कॉलेज गए हुए थे और दिन भर मैं रूम में अकेले था। मैं सोच लिया कि भाई आज या तो आर या तो पार, आज डिसाइड हो जाएगा कि फॉरएवर करूँगा कि मैं क्या करूँगा। तो भाई बैठा उस दिन हमेशा की तरह जैसे बैठता था, क्या पता उस दिन में क्या अलग बात थी। बैठा, कॉलिंग करना स्टार्ट किया, सुबह मतलब पहले दूसरे कॉल में ही पहला एनरोलमेंट निकल गया। पूरा फुल मोटिवेट कि भाई एनरोलमेंट निकल गया। मैं फैज़ भाई को भेजा, बोले कि एक से क्या होगा और कर, ऐसा अपलाइन अप्रिशिएट तो होना नहीं है। तो बोले और करते रहा, करते 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 5 निकला, 7 जब निकला ना तो मेरे को लगा कि अब रुक जाते हैं। लेकिन हम लोग जिस ग्रुप पे थे ना, ग्रुप में एक्टिव रहने का क्या फ़ायदा है, बहुत सारे नए लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं रहते। तो मैं आप लोग को बता दूं भाई, अगर आप ग्रुप में एक्टिव नहीं रहते तो आप अपने रियल पोटेंशियल को नहीं जान पाओगे। तो ग्रुप में ना एक और लड़की थी कोई, हाँ। नाम मेरे को नहीं याद आ रहा उसका, तो उसके भी एनरोलमेंट, उसके भी 7 एनरोलमेंट। अब वहाँ पे कंपटीशन हो गया कि भाई 10 पहले कौन निकालेगा। मैं भाई फैज़ भाई को मैसेज कर दिया, भाई 10 तो निकालूंगा पहले मैं। मैं कॉलिंग करना चालू, रात के 9 बज गए। 8 एनरोलमेंट, 9 एनरोलमेंट निकले, 10वां एनरोलमेंट ना उसका निकल रहा है ना मेरा निकल रहा है। कंपटीशन, मेरी हालत ख़राब, क्या करूँ नहीं करूँ। फिर भी जो लोग एनरोलमेंट के लिए मेरे को मैसेज किए थे, मैं उन लोग को मैसेज बैक कर रहा हूँ, एनरोलमेंट कर लीजिए ये वो, करते 10वां एनरोलमेंट निकला। और उस 10 के लिए जो मैं एफर्ट लगाया ना, उसके एफर्ट के वजह से 2-3 और निकल गए। तो उस दिन टोटल में मेरे 13 एनरोलमेंट्स अप्रोक्स हो गए थे। तो आई एम वेरी, मतलब रात के 1 बजे तक एनरोलमेंट मेरा निकल रहा था। और यहाँ लोग 9 बजे के बाद कॉलिंग छोड़ देते। हाँ, 9 बजे के बाद तो वही चीज़ है कि इंसान की भूख बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपका भूख था कि भाई मेरे को करना है, और ऊपर से कंपटीशन आ गया कि भाई इसका निकल रहा है, मेरा निकालना है। अगर वो उस दिन वो लड़की नहीं निकालती तो मैं साथ में रुक जाता। हाँ, और पाकोड़ जो निकला था, मतलब अंकित अग्रवाल। हाँ, तो उसी दिन मैं फिर लीड्स क्वालिफाई किया था। ईशान सर रखे थे कि जो बंदा 5 एनरोलमेंट निकालेगा उसको 30 लीड्स मिलेगी। मैं 100 निकाला था, तो ये 10 एनरोलमेंट निकाला, मेरे को 60 लीड मिली। फिर उसी में आया अंकित अग्रवाल सर। इंसेंटिव क्वालिफाई करने का फायदा बहुत ज्यादा है। स्कोरिंग मैनेजर सीधा एक, और एक सीनियर भी आया था ना उसमें से, ज्योति भी आई थी मेरे हिसाब से। ज्योति उस लीड से नहीं थी, ज्योति किसी और लीड से थी, लेकिन अंकित उसी लीड से था भाई। और उसी महीने आकर के अंकित 2cc किया था, वरना मेरे को चेक ही नहीं आता। फिर पहले महीने 9,500 रुपये आए थे। सही है। तो भाई जैसे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, फॉरएवर हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, आपके और उनमें मतलब ऐसा क्या डिफरेंस है जो आपको लगता है कि मैं मतलब फेल आपके पास भी आया, फेलियर आपके पास भी आया, लोगों के पास भी आता है, कुछ लोग क्विट कर देते हैं, आप क्यों नहीं किए, और ऐसा क्या रीजंस है? मेरे को इसमें ना भाई 2-3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, जो बंदा क्विट कर रहा है फॉरएवर को ना, दे हैव प्लान बी। ये चल फॉरएवर नहीं होगा ना तो पढ़ाई में कुछ कर लेंगे, या बाप के पास पैसा है, चलो बाप के पास पैसा, भाई तुम्हारा ही पैसा है, अच्छी बात है। मतलब प्लान बी रहता है कि ये नहीं तो कुछ और, मेरे पास कुछ नहीं था, ये नहीं तो कौन बे। तो वो वाला सीन। तो फॉरएवर के अलावा कुछ नहीं था। दूसरी चीज़ ना, इनिशियली स्टार्टिंग का 3 महीना 99% लोग बिजनेस क्विट कर देता है।
तो शुरुआत का 3 महीना आपको अगर बाकी के जो लोग होते हैं जो हमारे फॉरएवर के अलावा जो आपको नेगेटिव करते हैं, अगर उनकी बात आप अनदेखा करके फॉरएवर कर लिए ना, तो आप 3 महीने के बाद फिर फॉरएवर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको पैसे वैसे आ जाएंगे अच्छे से, मतलब 15, 20, 30, 40 हज़ार रुपये आप आराम से कमा लोगे। और एक तीसरी चीज़ होती है कि माइंड स्टेबल नहीं रहता, मतलब मैच्योर नहीं रहते लोग। उनको लगता है कि भाई 1 हफ्ते में अगर कहीं कुछ हो गया तो हो गया, वरना नहीं हो पाएगा। 25 दिन में पैसा दुनिया में आने में भी हम लोग को 9 महीने का समय लगा। भाई आप 6 महीना फॉरएवर को दो, कोई भी प्लेटफॉर्म, ऐसा मैं नहीं बोलता कि फॉरएवर को दो, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर इंसान अगर टाइम दे और उसमें अगर फोकस रहे तो he or she will be successful। मतलब कोई भी चीज़ है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हर समय लगता है ना। लोग सोचते हैं 2cc करना मतलब सब आ जाना, एडमिशन करना मतलब थोड़ी ना आपको 12 का पूरा नॉलेज आपके अंदर अचानक से आ गया। तो 2cc इज अ लेवल, लेकिन उसके बाद मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, सीखना आप स्टार्ट करते हो। तो जैसे काम आप स्टार्ट किए, 2cc किए, और ये जो भी जर्नी रही 4-5 साढ़े 5 साल का, एक चीज़ मुझे जानना है, एक ऐसा स्टोरी या एक ऐसी चीज़ है जो दिल के अंदर छुपा के रखा गया, सेक्रीफाइस, जो आपको एकदम इमोशनली टूट गया, बट वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बाउंस किया कि अच्छा, हाँ वो वाला कुछ भी एक ऐसा लोगों को शायद मैंने बताया था, लोगों को पता भी होगा, मेरे को याद है। मेरा असिस्टेंट मैनेजर का टाइम था, तो असिस्टेंट मैनेजर का टाइम था और मंथ का शायद 12 या 13 तारीख चल रहा था। बीच में मतलब मेरे को मम्मी का अचानक से कॉल आता है। फैज़ भाई के घर पे था, मैं कॉलिंग वॉलिंग कर रहा था, टीम से बात कर रहा था, तो फैज़ भाई का कॉल आता है, मम्मी का कॉल आता है। फैज़ भाई के घर पे था, मम्मी का कॉल आया और मम्मी बोलती है कि पापा को पुलिस उठा करके ले गई दुकान से, और रो रही थी। मेरी हालत ख़राब, मम्मी को रोते हुए देखना भाई थोड़ा सा है। पापा को मैं पूछा क्यों, क्योंकि मतलब मम्मी पता है कि किसी का लोन वोन का था कुछ, मतलब बहुत टाइम से बोल रहा था, तो पापा नहीं दिए, तो उसके वजह से पुलिस ले करके पापा को थाने चले गए। तो अब मेरे साथ ये चीज़ थी ना उस टाइम मैं घर जा सकता था, ना उस टाइम मैं बैकआउट कर सकता था। AM का टाइम था, असिस्टेंट मैनेजर होना था मेरा, तो उस टाइम मैं कुछ नहीं किया। मैं फैज़ भाई को भी नहीं बताया। फैज़ भाई के रूम के साइड में एक बालकोनी, मैं वहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ था, बैठा आधे घंटे में अच्छे से एकदम रोया बढ़िया से पूरा, मतलब क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं चला गया तो जो हो रहा है वो भी नहीं होगा, और अगर रह गया तो ही कुछ आगे हो पाएगा। तो मैं वहाँ पे बैठा, जो भी था अपना दिल का इमोशनल रो करके आंसू के नज़रिए से वो निकल गया पूरा अच्छे से। फिर उठा, मुंह धोया और फिर मैं काम करना स्टार्ट किया, और AM हो गया। अब फिर AM हुआ। 70 cc में किया था इस महीने। बाप रे, मतलब 27 cc से डायरेक्ट 70 cc। बाप रे, 27 से सीधा 70, मतलब अप्रोक्सीमेटली 97 cc से हुआ AM। हाँ लगभग। और 5 cc से मैनेजर छूट गया था, वरना AM से मैनेजर हो जाता, ये सुपरवाइजर से डायरेक्ट मैनेजर हो जाता। यही इमोशनल मैच्योरिटी वाली बात है, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन था। 2 ऑप्शन था मेरे पास, या तो चल जाऊं या तो रुक जाऊं। और क्या ही वपा, फिर मेरे मामा गए, जो भी था चीज़ें सेटल्ड आउट करके आ गए, और बस फिर हो गया चीज़ें। फिर खैर फॉरएवर करते करते सारी चीज़ें हो गई बेटर। बढ़िया। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछना है, ठीक है, जानना है, आप लाइफ में सच में ऐसे ही सीरियस हो या कैसे हो? मतलब जैसे अभी सीरियसली बात चल रही है, अभी टॉपिक चल रहा है, तो ऐसे ही सीरियस हो लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, या कुछ डिफरेंट, मतलब अलग ही? लोग सोचते हैं, जैसे कई बार देखे भी है ना लोग मीटिंग में, साकिब भाई फुल सीरियस रहते हैं। वो तो जो लोग देखे हैं मेरे को जानते हैं। हाँ, अपने प्रोफेशन को लेकर के भाई मैं बहुत सीरियस, मतलब मेरे लाइफ में आज फॉरएवर है, इसीलिए मैं हूँ। तो काम में कभी हंसी मजाक नहीं, बाकी काम के बाद मिलो। ट्रिप क्वालिफाई करो भाई। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ आपका और अंकित अग्रवाल का EMR वाला। हाँ, मैंने इसकी 2cc ओरिजिनल में मैं वैसे ही हूँ, जैसा डांस कर रहा हूँ वैसे ही मस्ती मजाक, सही बात है। तो भाई जैसे अभी आप गए थे इनिशियली थाईलैंड, कैसा रहा ट्रिप? और क्योंकि लोगों के माइंड में ऐसा रहता है ना थाईलैंड को लेकर, तो ड्रीम डेस्टिनेशन है बॉयज़ का, तो आपका कैसा रहा ट्रिप? भाई अगर तुम्हारी एज, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम्हारी एज 20-25 साल है और तुम थाईलैंड नहीं गए तो साला तुम क्या कर रहे हो जिंदगी में? मतलब जाने वाली जगह है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ का जो लाइफ है, वहाँ के जो लोग हैं, या फिर जो कल्चर है, बहुत अच्छा है। चाहे वहाँ पे पार्टीज वगैरह करना, वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ का इन्वायरमेंट वो भी बहुत अच्छा है।
और लोग बड़े प्यारे हैं वहाँ के भाई, अच्छे। मतलब फॉरेन में गया हूँ तो मैं देखा हूँ ना, लोग बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते, बहुत रिस्पेक्ट करते। आपको अगर मान के चलिए कि इंडिया में किसी से धक्का अबे तू मेरे को धक्का कैसे मार दिया साले, लेकिन वहां पे नहीं है जी। मतलब धक्का आप उसको लगाओगे, सॉरी वो बोलते सॉरी सॉरी सॉरी, वो वाली चीज है। तो अच्छा है, कल्चर वहाँ का अच्छा है थाईलैंड का। और लोग बोलते हैं थाईलैंड सस्ता, भाई नहीं है। घुमा फिरा के बात एक ही पड़ती है, वैसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ जाओ घूमो, अच्छा है। अंकित बता भी रहा था, उसका हाथ में लगा था तो स्टिचेस लगा था, 40-50 हजार रुपए फालतू के उसके लग गए। खैर वो केस वेस लड़के वापस भी ले लिया, वो बहुत सियाना है। बता रहा था ना, बहुत ऐसे ऐसे करके मैंने निकाल लिया पैसे करके। सही है। तो बाकी जैसे आप बाली वाली गए थे मम्मी के साथ, मम्मी का आई थिंक फर्स्ट इंटरनेशनल था, तो क्या फीलिंग था, मतलब मम्मी का पापा का? थोड़ा सा ट्रिप के बारे में बताओ। पापा को तो मेरे को जब EMR इटली वाला क्वालिफाई हुआ था तो पापा को मैं सोचा था इंटरनेशनल ले जाऊं, लेकिन यूरोप कंट्री का वीज़ा थोड़ा सा इशू होता है। खैर आप लोग जानते ही हो भाई कितने पैसे बहे उस पर, बहुत ज़्यादा भाई परेशान थे। लेकिन मम्मी को जब मैं पहली बार बाली लेके गया था ना, और मेरा CB भी हुआ था, मतलब मेरा शायद सेकेंड इंटरनेशनल था, पहला मेरा साउथ अफ्रीका का था, सेकेंड इंटरनेशनल था, तो मम्मी को लेके गया था। और भाई अलग फील है। मम्मी पहली बार जब फ्लाइट में फ्लाइट छोड़ो भाई, आप मम्मी को आप सोचो बताए हो और मम्मी का पासपोर्ट लिए हो कि आप और हम जा रहे हैं इंटरनेशनल, वो मतलब वो चीज बताने ही कॉल करके ना, वो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग। सही बात है भाई। और क्योंकि हमारे घर वाले आज तक स्टेट से बाहर नहीं निकले, सीधा इंटरनेशनल। और फॉरएवर इंसान स्टार्ट करता है तो यही तो सोचता है माँ बाप को लेकर के जाएंगे फॉरेन। तो मम्मी को जब पता चला बहुत खुश, मम्मी शॉपिंग की बढ़िया से अच्छे से। मतलब मैं यही फील करता हूँ कि भाई पैसा फिर कमा लेंगे, अपने अंदर दम बहुत है पैसा कमाने का, कमा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बाप अगर सामने तो फिर पैसा का कोई मोल नहीं। सही बात, उनकी खुशी के अलावा और कुछ। फिर उसको बढ़िया मम्मी से मैं बढ़िया से शॉपिंग कराया, फ्लाइट में बैठी मम्मी अच्छे से पूरा फुल, क्योंकि मम्मी के मैं बगल में था फ्लाइट में, तो पहली बार बैठी तो डर गई थोड़ा सा, वो होता है ना फ्लाइट का ऊपर नीचे, तो अचानक से डर गई मम्मी। हम लोग में मम्मी क्या है कि फिर नमाज उमाज पढ़ने लगी फ्लाइट में, हम लोग में होता है। मतलब वही मम्मी को देख करके ये फील हुआ कि भाई हर माँ बाप के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। आप कमाओ साला उतना, अपनी औकात ऐसी बनाओ कि माँ बाप तुम्हारे सामने ना अपने दिल की बात रखे कि हाँ आईफोन चाहिए, हाँ बेटा आईफोन मेरे को ले, भाई बेटा मेरे को वहाँ घूमना है। जैसे फिर दुबई का ट्रिप है तो फिर मम्मी को मैं ले जाऊंगा। इस बार सोचा कि फैमिली के साथ ही जाऊंगा। एक और है 2 टिकट क्वालिफाई करने वाला, तो उसके लिए भी सोट टू सक्सेस वाला है, तो दुबई वाला, तो उसको क्वालिफाई कर रहे कि फैमिली के साथ जाए। तो फैमिली के साथ है भाई इंटरनेशनल। बढ़िया। तो जैसे अभी लोग जो यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी हम लोग पॉडकास्ट के एंड में हैं, तो कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि एक इंसान के लिए, आपके लिए लर्निंग है, और अगर कोई इंसान उसको सीखे तो सीख के वो भी आज से कुछ समय बाद सोरिंग मैनेजर बन सकता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो लोगों को एक्चुअली हेल्प करे आगे बढ़ने में? देखो, अगर मेरे पास जो पॉइंट्स है ना वो लाइफ के रियलिटी से जो मैंने देखा, सबसे पहली चीज़ कि अपने आप को कभी कम मत समझो। मैं अगर 10 लोगों के सामने बैठा हूँ ना, तो मैं यही फील करूँगा भाई आई एम द वन। भले वो सामने वाला माने नहीं माने, मैं बैठा हुआ मैं मानूंगा, क्योंकि आप अपने आप को जिस नज़रिए से देखते हो ना, दुनिया आपको उसी नज़रिए से देखती है। और जिस दिन से मेरे को ये बात पता चली ना, मेरे लाइफ में चीज़ों को देखने का और खुद को देखने का फिर नज़रिया बदल गया, और उसी टाइम से फिर लाइफ में मेरे को ग्रोथ मिलने लगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप अगर कुछ भी लाइफ में कर रहे हो तो प्लान बी कभी मत रखो, और ख़ास करके तो अपने प्रोफेशन में। एक चीज़ में अगर लग गया भाई तो फिर लग जाओ, और उसमें दिल नहीं कर रहा तो फिर उसको करने की ज़रूरत भी नहीं। सही बात। और अगर दिल लग गया तो फिर उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर उसी को करो दिल लगा करके। और आप अगर उसमें अपना 100% दोगे तो फिर आपको लाइफ में उससे सब कुछ मिलेगा। और तीसरी चीज़ की मैं लर्निंग में ये सीखा था कि इंसान अपने लाइफ में अपने प्रोफेशन को ना 70% लाइफ का टाइम देता है। अगर मान के चलिए मेरा लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली अगर 100 साल का है, तो मैं 100 साल में अपनी ज़िंदगी का 70 साल अपने प्रोफेशन को दे रहा हूँ, बाकी 30 साल में घूमना फिरना, दोस्ती यारी सब। तो लाइफ में जिस चीज़ में मैं अपना लाइफ का 70% टाइम दे रहा हूँ ना, मैं उसमें एवरेज नहीं रह सकता। आई हैव टू बी सक्सेसफुल, मेरे को कामयाब उसमें होना पड़ेगा।
और चौथी चीज़ ये भी एक लर्निंग से, आजकल पॉडकास्ट देखने लगा हूँ मैं बहुत, तो उसमें ये मैं सीखा कि जो इंसान लाइफ में 8 घंटे काम करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। एवरेज से ज़्यादा जैसे काम करना एक कॉर्पोरेट जॉब वाले, कॉर्पोरेट जॉब का वही रहता है, लगभग 8 घंटा 10 घंटे का ड्यूटी रहता है। देखो ऑल दो मैं कॉर्पोरेट जॉब को ख़राब नहीं बोल रहा भाई, उससे भी लोगों के घर चल रहे हैं, लेकिन हाँ लाइफ में जो इंसान 12 घंटे काम कर रहा है, 16 घंटे काम कर रहा है, वही फोड़ रहा है, एक्स्ट्रा कर रहा है करके। और वो चीज़ मेरे को जब से समझ में आई ना भाई, मैं अपना काम करने का थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दिया कि नहीं है अब, मतलब क्या है कि अगर काम करता हूँ तो टीम में अपने नॉन मैनेजर को बोल दिया हूँ कि मेरे को रात में कॉल कर लेना, तो रात में 2 बजे तक अगर उनका कॉल आता है तो मैं रिसीव कर लेता हूँ। तो सोते कितने? वो चीज़ है जब आँख लग जाए मतलब आजकल सोने का पता नहीं मेरे को कितने बजे नींद आती है, लेकिन लर्निंग का कोई वीडियो या पॉडकास्ट में चला लिया तो वही देखते 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 आँख लग गई, तो वो चीज़ है। सही है। सो शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, यहाँ तक आप आए, सारी चीज़ें बताए भाई बुलाने के लिए